हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए है पार्वती नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी है माही नदी, ऑप्शन डी है जबाई नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी, यानी कि माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जो है गिरती है। अब है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की जो है कमी होगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की जो है कमी होगी। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन गैस की जो है कमी होगी। ठीक है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन गैस की जो है कमी होगी। डिस्कशन देख सकते हैं यहाँ पे, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो सभी जीवों के लिए सांस लेने के लिए आवश्यक हैं। अब है शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ क्या है। ऑप्शन ए है बर्फ जिसमें क्रिस्टलीकरण का पानी ना हो, ऑप्शन बी है बर्फ जो पिघले नहीं, ऑप्शन सी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ जो है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, शुष्क बर्फ जो है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आइए इसका भी डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन बस रीडिंग मारते हुए आगे निकल जाएंगे, ज़्यादा टाइम डिस्कशन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ठोस रूप है। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर पिघलकर तरल नहीं बनती है, इसके बजाय यह सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। अब है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी के लिए किया जाता है, वह कौन सा है। वह हैलोजन जिसका उपयोग जो है पीराहारी के लिए किया जाता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है फ्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन जो है वह एक हैलोजन है जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है दवाई में। ठीक है, तो देखिए डिस्कशन, ब्रोमीन हैलोजन का उपयोग पीराहारी यानी पेन किलर के रूप में किया जाता है। ब्रोमीन हैलोजन समूह का एक तत्व है जिसके यौगिकों का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। अब है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बनी होती है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है वो आमतौर पर जो है किससे बनी होती है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है क्रोमियम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिलिकॉन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिलिकॉन, यानी कि कंप्यूटर के लिए जो है आईसी चिप जो है वो आम तौर पर सिलिकॉन से बनी होती है। कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप होता है दोस्तों वो आम तौर पर जो है सिलिकॉन से बनी होती है। डिस्कशन देखिए, कंप्यूटर के लिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आमतौर पर जो है सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका उपयोग चिप बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत धारा को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।
अब है मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य जो है पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तांबा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तांबा। यानी कि मनुष्य जो है पृथ्वी पर सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। यानी कि मनुष्य जो है पृथ्वी पर सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। अब है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है चांदी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तांबा। यानी तांबा जो है वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। यानी तांबा जो है वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। अब है लार डैश के पाचन में मदद करती है। लार यानी कि जिसे सलाइवा कहते हैं वो किसके डैश के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है फाइबर, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टार्च। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टार्च। यानी लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। यानी कि लार जो है दोस्तों स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अब है लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार में जो है एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। यह जो है पाचन प्रक्रिया को मुंह में ही शुरू कर देता है, जिससे भोजन को निगलना और पचाना आसान हो जाता है। अब है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ऑप्शन ए है आयाम मॉड्यूलन द्वारा, ऑप्शन बी है आवृत्ति मॉड्यूलन द्वारा, ऑप्शन सी है कला मॉड्यूलन द्वारा, ऑप्शन डी है कोण मॉड्यूलन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयाम मॉड्यूलन द्वारा। यानी दूरदर्शन प्रसारण में जो है चित्र संदेशों का संचरण जो है आयाम मॉड्यूलन द्वारा किया जाता है। अब है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। डेजर्ट कूलर द्वारा जो है शीतलन किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है उच्च वायु प्रतिस्थापन पे, ऑप्शन बी है वायु निर्जलीकरण पे, ऑप्शन सी है वाष्पन शीतलन पे, ऑप्शन डी है वायु पुनर्जलीकरण पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पन शीतलन पे। यानी डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन जो है वाष्पन शीतलन पर आधारित है। यानी कि डेजर्ट कूलर द्वारा जो है शीतलन जो है दोस्तों वाष्पन शीतलन पर आधारित है। डिस्कशन देखिए, डेजर्ट कूलर वाष्पीकरण शीतलन इवेपोरेटिव कूलिंग के सिद्धांत पर काम करते हैं। जब पानी वाष्पित होता है तो वह अपने आसपास से गर्मी लेता है, जिससे तापमान कम हो जाता है। डेजर्ट कूलर में हवा को एक गीले पैड से गुजारा जाता है, जिससे पानी वाष्पित हो जाता है और हवा ठंडी हो जाती है। अब है त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है वैदिक धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है शैव धर्म। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। डिस्कशन देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जिसका अर्थ है तीन टोकरी है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का यह संग्रह है। त्रिपिटक में 3 भाग होते हैं, एक विनय पिटक, एक सूत पिटक, एक अभिधम पिटक। विनय पिटक मतलब हुआ मठवासी जीवन में नियमों से संबंधित है। सूत पिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक जो है दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से संबंधित है। अब है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है किसे माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है एओ ह्यूम, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यानी कि भारत का आधुनिक पुरुष जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। यानी कि भारत का आधुनिक पुरुष जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। डिस्कशन देखिए, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। वे एक प्रमुख सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों से लड़ना था। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनी बेसेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनी बेसेंट। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। अब है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है खतौली, ऑप्शन सी है नागौर, ऑप्शन डी है उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा खतौली। यानी कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया। अब है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऑप्शन ए है मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह, ऑप्शन बी है बीकानेर के राजा राय सिंह, ऑप्शन सी है मारवाड़ के राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी है आमेर के राजा भारमल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। मारवाड़ के राव चंद्रसेन। यानी कि मारवाड़ के राव चंद्रसेन जो हैं यह एक राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। अब है अलसी निम्नलिखित में से किसका प्रचुर स्रोत के रूप में जाना जाता है? अलसी जो है निम्नलिखित में से किसका प्रचुर स्रोत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ऑप्शन डी है आवश्यक अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी है एंटीऑक्सीडेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओमेगा 3 वसीय अम्ल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओमेगा 3 वसीय अम्ल। यानी अलसी जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल के प्रचुर स्रोत के रूप में जाना जाता है। यानी कि अलसी जो है दोस्तों ओमेगा 3 वसीय अम्ल के प्रचुर स्रोत के रूप में जाना जाता है। अब है माइक्रोवेव अवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो कौन सा है? माइक्रोवेव अवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है किलस्ट्रॉन एवं मेगानट्रॉन ट्यूब्स, ऑप्शन बी है क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, ऑप्शन बी सी है मैग्नेट्रॉन ट्यूब, ऑप्शन डी है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स। यानी माइक्रोवेव अवन में जो है जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो है क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स। ठीक है, यानी माइक्रोवेव ओवन में जो है मैग्नेट्रॉन नामक माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है। यह एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब है जो माइक्रोवेव विकिरण उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग जो है भोजन को गर्म करने के लिए किया जाता है। अब है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? ऑप्शन ए है 90 dB, ऑप्शन बी है 100 dB, ऑप्शन सी है 120 dB, ऑप्शन डी है 60 dB। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 60 dB। यानी मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वो 60 डेसिबल है। ठीक है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है 0 से 130 डेसिबल तक होता है, जिसमें 70 dB से अधिक की ध्वनि को मनुष्य के लिए हानिकारक माना जाता है।
मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 22 मई। 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। डिस्कशन देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025 हर वर्ष 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो है पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब है कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठोर परिश्रम करने वाली पुरुष की जो है दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 3000 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 2700 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 4000 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 6000 किलो कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 4000 किलो कैलोरी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 4000 किलो कैलोरी। यानी कि कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी की। अब चलिए दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर एक सेशन में जो है 20-25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों का पैरेलली रिवीजन होते जाए। अब है कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहता है। ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल एरिया इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है लिंग अनुपात, ऑप्शन बी है साक्षरता दर, ऑप्शन सी है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लिंग अनुपात। ठीक है, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात जो है लिंग अनुपात कहलाता है। अब है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप जो है प्रकाशित किया जाता है। अब है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। Which one of the following state has the highest urbanization? निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है नगरीकरण सर्वाधिक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य में जो है नगरीकरण सबसे अधिक है। अब है एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। Which trophic level in a food chain has the highest energy level? एक खाद्य श्रृंखला में जो है कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर जो है सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा उत्पादक। ये हो जाएगा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। निम्नलिखित में से कौन जो है खाद्य श्रृंखला का गठन करता है, तो ये हो जाएगा ग्रास डियर लायन यानी घास तब हिरन तब शेर। ये जो है एक खाद्य श्रृंखला का गठन करता है। अब है SPM आर यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एयर क्वालिटी एंड फॉर रेगुलेटिंग एयर पॉल्यूशन। हेयर SPM स्टैंड फॉर। SPM का उपयोग जो है वायु गुणवत्ता पर नज़र रखने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह SPM का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछ रहा है। ये हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब है साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी ऑफ इंडिया। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये जो है ये हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली जो है दोस्तों वो केरल राज्य में स्थित है। अब है पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स आर यानी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन है, तो ये हो जाएगा SO2। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन है, तो ये हो जाएगा SO2। अब है राष्ट्रीय उद्यान में किसे संरक्षण दिया जाता है। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में जो है किसे संरक्षण दिया जाता है, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को यानी कि होल इकोसिस्टम को। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र यानी कि होल इकोसिस्टम को जो है राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दिया जाता है।
अब है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है ओजोन हास्य के लिए, यानी कि ओजोन डिप्लेशन के लिए। ओजोन डिप्लेशन के लिए जो है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अब है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देते हैं? वेयर आर ओजोन होल्स मोर क्लियरली विजिबल। ओजोन छिद्र जो है अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देती है? तो ये हो जाएगा ध्रुव पे, यानी कि पोल पे। ओजोन छिद्र जो है अधिक स्पष्ट जो है ध्रुव पे यानी कि पोल पे दिखाई देता है। अब है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी देहरादून में, ये की गई थी देहरादून में, यानी इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है देहरादून में की गई थी। अब है निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? तो ये हो जाएगा ओजोन, ये हो जाएगा ओजोन। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा जो है एक द्वितीय प्रदूषक है? तो ये हो जाएगा ओजोन। अब है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है 1767 में हुई थी। अब है पीसी कल्चर किसका सूचक है? पीसी कल्चर जो है किसका सूचक है? तो ये हो जाएगा संभववाद का। अब है पर्यावरण के लिए कौन सा जो है एक खतरा है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। अब भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? तो ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट। इनमें से जो है पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। अब है BOD के उच्च मान से संकेत मिलता है कि पानी अत्यधिक प्रदूषित है। BOD के उच्च मान से जो है संकेत मिलता है पानी अत्यधिक प्रदूषित है। अब है मल द्वारा प्रदूषित पानी से मछलियां मर जाती है क्योंकि पानी में घुलित ऑक्सीजन की कमी, पानी में घुलित ऑक्सीजन की कमी। अब है निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति को जो है दोस्तों इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं, ठीक है, कोरल रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति को जो है इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं। और यही पूछ रहा है कि कोरल रीफ जो है कहाँ पाई जाती है? तो 1, 2, 3 तीनों करेक्ट ऑप्शन होंगे, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में और फिर से मन्नार की खाड़ी में। याद रखना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, इन सभी जगहों पर जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। अब है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1968 में। अब है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में जो है घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर चलती है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़े हमारे क्लास से। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ठीक है। जो लोग अंत तक सेशन को देखे हैं आप लोग तो कम से कम वीडियो को अवश्य लाइक करें दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।